नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे निदर्शन, चुनाव की पद्धतियाँ एवं सीमाएं। इसके अंतर्गत निदर्शन के प्रकार अथवा पद्धतियाँ। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने निदर्शन के अनेक प्रकारों का विवेचन किया है। अपने अध्ययन के लिए किस प्रकार के निदर्शन का चयन किया जाएगा, यह कार्य स्वेच्छा से नहीं किया जाता, अपितु इसके लिए सुनिश्चित प्रविधियों को अपनाना आवश्यक होता है। निदर्शन के चयन की प्रमुख विधियां अथवा प्रकार निम्नलिखित है। यहाँ पर अब हम अध्ययन करेंगे निदर्शन के प्रकार। इसके अंतर्गत इसका पहला प्रकार है देव निदर्शन। ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देव निदर्शन वह निदर्शन है जिन्हें कि देव प्रणाली अथवा संयोग प्रणाली से चुना जाता है। इसमें समग्र की इकाइयों के व्यक्तिगत महत्व को समाप्त करके सभी को चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि इस प्रविधि में सबको समान महत्व का मान लिया जाता है। इस प्रविधि में अनुसंधानकर्ता का झुकाव किसी इकाई विशेष के चुनाव की ओर नहीं होता है, बल्कि चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया मनुष्य के हाथ से निकलकर देव या संयोग द्वारा होती है। और इस विधि में पक्षपात का प्रभाव नहीं होता है, वरन इकाइयाँ अवसर या संभावना के आधार पर चुनी जाती है। और इस विधि से समग्र में से इकाइयाँ इस प्रकार छांटी जाती है कि प्रत्येक इकाई के निदर्शन में सम्मिलित होने की बराबर संभावना होती है, और इस प्रकार इकाइयों का चयन संभावित होता है। देव निदर्शन कहलाता है। इसके अंतर्गत निम्न प्रविधियां हैं, जैसे कि लॉटरी विधि, कार्ड या टिकट विधि, टिप्पेट विधि, ग्रिड विधि, नियमित अंकन विधि अथवा अनियमित अंकन विधि। इन सभी का हम यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है लॉटरी विधि। इस विधि के अनुसार समग्र की सभी इकाइयों की पर्चियां बनाकर उसमें से एक निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा स्वयं आंखें बंद करके उतनी पर्चियां उठा ली जाती है जितनी इकाइयां प्रतिदर्श में सम्मिलित करनी है। और इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी पर्चियां या गोलियां बिल्कुल समान बनाई जाए और चयन से पूर्व उन्हें अच्छी तरह हिलाकर मिला लेना आवश्यक है। और साथ ही पर्चियां निष्पक्ष व्यक्ति से ही निकलवानी चाहिए। इस प्रकार से जो भी पर्चियां इस देव योग से चुनाव में आ जाती है उनका अध्ययन किया जाता है, लॉटरी विधि कहलाती है। इसकी दूसरी प्रविधि है कार्ड या टिकट प्रणाली। इस प्रणाली में सर्वप्रथम एक ही आकार, रंग व मोटाई के कार्डों अथवा टिकटों पर समग्र की समस्त इकाइयों के नाम अथवा नंबर अथवा कोई प्रतीक अंकित कर दिए जाते हैं और उन सबको मिलाकर एक गोल ड्रम में भर दिया जाता है। तत्पश्चात एक कार्ड अनायास ही निकाल लिया जाता है। फिर इस ड्रम को 50 बार तेजी से घुमाया जाता है और एक कार्ड निकाल लिया जाता है। यह क्रिया उतने बार दोहराई जाती है जितने निदर्शनों का चयन किया जाता है। इस प्रकार यह लॉटरी प्रणाली का ही परिवर्तित रूप है। दोनों में यह अंतर है कि लॉटरी प्रणाली में स्वयं अनुसंधानकर्ता अथवा निष्पक्ष व्यक्ति आँखों को बंद रखकर पर्ची निकालता है, और कार्ड प्रणाली में भी व्यक्ति आंखें खुली रखकर कार्ड निकाल लेता है। और इसे ढोर घुमाकर विधि भी कहा जाता है अथवा कार्ड या टिकट प्रणाली भी कहा जाता है। इसके पश्चात है टिप्पेट विधि। टिप्पेट ने 4 अंकों वाली 10,400 संख्याओं की एक सूची अनेक देशों की जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर तैयार की और इन संख्याओं को बिना किसी क्रम के कई पृष्ठों पर लिख दिया। इसको टिप्पेट विधि कहा जाता है।
इसके बाद आती है ग्रिड प्रणाली। यह विधि भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए उपयोग में लाई जाती है। किसी नगर, प्रदेश या क्षेत्र में से कुछ इकाइयों के चयन करने के लिए पहले उस क्षेत्र का नक्शा तैयार किया जाता है। इस नक्शे पर ग्रिड प्लेट को रखा जाता है। यह ग्रिड प्लेट सेलुलाइड अथवा किसी पारदर्शक पदार्थ से बनी होती है। इस प्लेट में वर्गाकार खाने बने होते हैं जिन पर अंक लिखे होते हैं। यह पहले से ही तय कर लिया जाता है कि निदर्शन में कितनी इकाइयों का चयन किया जाता है। उतने ही वर्गों को पहले से ही काट कर रख लिया जाता है। ग्रिड को मानचित्र पर रखकर जितने कटे हुए भागों पर मानचित्र का क्षेत्र आता है उन पर निशान लगा दिया जाता है और उन्हीं को निदर्शन का क्षेत्र मानकर उनका अध्ययन किया जाता है। ग्रिड प्रणाली कही जाती है। इसके बाद है नियमित अंकन प्रणाली। इस विधि में सर्वप्रथम समग्र की समस्त इकाइयों को एक निश्चित क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। यह क्रम वर्गानुसार, संख्यात्मक अथवा भौगोलिक हो सकता है। इस सूची में से नियमित अंतराल से निदर्श इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। इस विधि में पहली इकाई का चयन देव निदर्शन के आधार पर किया जाता है और बाद में उस इकाई के बाद अन्य इकाइयों का चुनाव निश्चित अंतराल के आधार पर किया जाता है। नियमित अंकन प्रणाली कही जाती है। इसके बाद है अनियमित अंकन प्रणाली। इस विधि द्वारा निदर्शन का चुनाव करने के लिए पहले की समस्त इकाइयों की सूची बना ली जाती है तथा प्रथम और अंतिम अंक को छोड़कर शेष इकाइयों की सूची में से निर्धारित मात्रा में अनियमित ढंग से इकाइयों पर निशान लगा लिया जाता है। निशान लगी हुई इकाइयाँ निदर्शन में शामिल की जाती है तो यह अनियमित अंकन प्रणाली कही जाती है। इसके पश्चात निदर्शन का दूसरा प्रकार है उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन विधि। इसके अंतर्गत जब शोधकर्ता जानबूझकर किसी विशेष उद्देश्य से अपने निर्णय के अनुसार समग्र में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों का चुनाव करता है तो ऐसी विधि को उद्देश्यात्मक या सविचार निदर्शन कहा जाता है। इस प्रकार की विधि में शोधकर्ता का निर्णय तथा उद्देश्य ही प्रधान रहता है। अर्थात उद्देश्यात्मक निदर्शन वहीं संभव है जहाँ समग्र की इकाइयों की विशेषताओं तथा प्रकृति के संबंध में पूरा ज्ञान हो। यहाँ पर हमारा जो समाजशास्त्री है जहोदा एवं कुक वे कहते हैं कि उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के पीछे आधारभूत मान्यता यह होती है कि उचित निर्णय तथा उपयुक्त कुशलता के साथ व्यक्ति निदर्शन में सम्मिलित करने हेतु उन मामलों को चुन सकता है तथा इस प्रकार के निदर्शनों पर विश्वास कर सकता है कि उसकी आवश्यकताओं के अनुसार संतोषजनक है। उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन कहा जाता है। इसका तीसरा प्रकार है स्तरित अथवा मिश्रित निदर्शन। यह विधि देव निदर्शन और सविचार निदर्शन का मिश्रित रूप है, अतः इसे मिश्रित निदर्शन भी कहा जाता है। यह विधि विविध गुणों वाले समग्र में से निदर्श का चयन करने के लिए उपयुक्त है। इस विधि के अनुसार पहले समग्र को उसकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर सविचार निदर्शन द्वारा अनेक सजातीय खंडों या स्तरों में बांट दिया जाता है। तत्पश्चात उन स्तरों में से अलग अलग देव निदर्शन रीति द्वारा इकाइयाँ चुन ली जाती है। यहाँ पर हम एक परिभाषा देना चाहेंगे शिन पाओ यंग के अनुसार। वो कहते हैं कि स्तरित निदर्शन का अर्थ है कि समग्र में से ऐसे उप निदर्शनों को लेना जिनकी की समान विशेषताएं हैं, जैसे खेतों के प्रकार, भूमि पर स्वामित्व, शिक्षा स्तर, आय, लिंग व सामाजिक वर्ग आदि। उप निदर्शनों के अंतर्गत आने वाले इन तत्वों को एक साथ लेकर एक प्रारूप अथवा
श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्तरित निदर्शन कहलाता है। इसका चौथा प्रकार है बहुस्तरीय निदर्शन। इस विधि का प्रयोग बहुत बड़े क्षेत्र में निदर्शन निकालने के लिए किया जाता है। इसमें बहुस्तरीय निदर्शन इस कारण कहा जाता है क्योंकि इसमें निदर्शन चुनाव की प्रक्रिया कई स्तरों में से होकर गुजरती है और ये स्तर निम्नलिखित प्रकार से हैं। नंबर 1, प्रथम स्तर पर संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र को कुछ सजातीय क्षेत्रों में बांट लिया जाता है और ये क्षेत्र समान क्षेत्रफल के चुने जाने चाहिए एवं प्रत्येक क्षेत्रवासी में अधिकतम समानता होनी चाहिए। दूसरा है, प्रत्येक स्तर में से कुछ ग्राम अथवा नगर की देव निदर्शन प्रणाली के आधार पर चुन लिया जाता है। तीसरा है, इस स्तर में चुने हुए प्रत्येक ग्राम अथवा नगर में से कुछ ग्रह समूह देव निदर्शन प्रणाली के आधार पर चुन लिए जाते हैं और अंतिम चरण में उपर्युक्त ग्रह समूहों में से कुछ परिवारों को देव निदर्शन प्रणाली में से चुना जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बहुस्तरीय निदर्शन देव निदर्शन अथवा सस्तरित निदर्शन का सम्मिलित रूप है। अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने से इसमें उपर्युक्त दोनों प्रकार के निदर्शनों के लाभ प्राप्त होते हैं। इसका पांचवा प्रकार है सुविधाजनक निदर्शन। इस निदर्शन में शोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार निदर्शन का चयन करता है। निदर्शन के चयन के पूर्व उपलब्ध धन, समय, साधन, सूची, इकाइयों से संपर्क स्थापित करने की योग्यता आदि बातों को ध्यान में रखा जाता है। तत्पश्चात सुविधानुसार निदर्शन का चयन किया जाता है। इस कारण यह विधि अनियमित, आकस्मिक, अवसरवादी भी कहलाती है। यह विधि अवैज्ञानिक मानी जाती है क्योंकि इसमें पक्षपात की अधिक संभावना हर स्तर पर विद्यमान रहती है। किंतु फिर भी जब समग्र की स्पष्ट जानकारी न हो तो निदर्शन की इकाइयाँ अस्पष्ट हो और साधन सूची भी उपलब्ध न हो तो इस विधि का प्रयोग उपयोगी हो सकता है। इसके पश्चात छठा प्रकार है स्वयं निर्वाचित निदर्शन। अनेक स्थितियों में अनुसंधान में निदर्शन का चयन नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति स्वयं अपना नाम देकर अध्ययन की इकाई बन जाते हैं और अध्ययनकर्ता को उनका चुनाव नहीं करना पड़ता। उसे स्वयं निर्वाचित निदर्शन कहा जाता है। यहाँ पर हम एक उदाहरण देना चाहेंगे। यदि BBC कार्यक्रम के विषय में जानकारी लेनी है कि कितने लोग BBC कार्यक्रम देखते हैं तो इसके लिए टीवी, समाचार पत्रों आदि में यह घोषणा कराई जाती है कि जो लोग इस संबंध में पत्र डालेंगे कि वे इस कार्यक्रम को देखते हैं तो वे लोग ही निदर्शन बन जाएंगे। इसका सातवां प्रकार है क्षेत्रीय निदर्शन। जब विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रों में से शोधकर्ता द्वारा उसकी सुविधा एवं निर्णय के अनुसार किसी एक का चयन कर लिया जाता है तथा उस एक क्षेत्र के सभी निवासियों का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है तो इसे क्षेत्रीय निदर्शन कहा जाता है। आजकल इस प्रकार के निदर्शनों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाने लगा है। इसका सातवां प्रकार है अभ्यास निदर्शन। इसके अनुसार समग्र को कई भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक वर्ग में से चुनी जाने वाली इकाइयों की संख्या तय कर ली जाती है। इस निश्चित संख्या को ही अभ्यंश कहते हैं। इसके बाद शोधकर्ता प्रत्येक वर्ग में से निर्धारित मात्रा में अपनी इच्छानुसार इकाइयाँ चुन लेता है और यह विधि प्रगणकों अर्थात गणनाकार की ईमानदारी, योग्यता और निष्पक्षता पर निर्भर भी करती है। इस प्रकार इस विधि में अध्ययनकर्ता को इकाइयों का चयन करने की स्वतंत्रता होती है। अभ्यास निदर्शन कहते हैं। तो आज हमने यहाँ पर निदर्शन के प्रकार और प्रविधियों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।